आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था। देखिए, मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को वज़ारत कहा जाता था। मुग़ल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? वज़ारत। और बाबर के शासनकाल में वजीर पद सबसे अधिक यानी काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। बाबर के शासनकाल में वजीर का जो पद होता था वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। और सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। यानी सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। और औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। यानी सबसे अधिक औरंगजेब के समय में असद खान ने 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मीर बख्शी जब सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर कर देता था उसके बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। जब कभी भी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। और लगानहीन भूमि मदद ए मास का निरीक्षण भी सद्र करता था। लगानहीनी, जिस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था, उसे मदद ए मास कहा जाता था। उसका निरीक्षण भी सद्र के द्वारा किया जाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सम्राट के जो घरेलू विभाग थे उनका प्रधान जो होता था वो मीर समा कहलाता था। और मुग़ल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। मुग़ल काल में सूचना और गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। यानी शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना और आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। मुग़ल काल के कुछ प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य देखिए। सबसे पहले हम पद देखेंगे और इसके साथ कार्य देखते जाएंगे। सूबेदार क्या कार्य करता था? प्रांतों में शांति स्थापित करना, और ये प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान भी होता था। सूबेदार क्या कार्य करता था? प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य करता था और प्रांत कार्यकारिणी का ये प्रधान भी होता था। दीवान, तो ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। ये प्रांतीय राजस्व का क्या होता था? दीवान प्रधान होता था और यह सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह रहता था। बख्शी, तो ये प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। किसी भी प्रांत की सेना का ये प्रधान होता था बख्शी। फौजदार, तो ये जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। जो फौजदार होता था ये जिले का प्रधान होता था, फौजी अधिकारी कहलाता था। ये आमिल या अमलगुजार, तो ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को आमिल या अमलगुजार कहते थे। कोतवाल, ये नगर का प्रधान होता था। मुग़ल काल में कोतवाल नगर का प्रधान होता था। सिकदार, ये परगने का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। सिकदार जो है परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल, ये ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना। आमिल का क्या कार्य होता था? ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और उनके ऊपर लगान निर्धारित करना। तो प्रशासन की दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में और सूबों का बंटवारा सरकार में, सरकार का परगना या महाल में तथा महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे होते थे। मुग़ल काल में प्रशासन की दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य
का बंटवारा सूबों में किया गया था, पर सूबे सरकार में बटे होते थे, सरकार परगना में बटे होते थे या महाल में, और महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर फिर ग्राम में बांटे गए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह भी कहते थे। मुगल काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियाँ आती थी उन्हें नागला कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत जो छोटी बस्तियाँ होती थी उसे नागला कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार और परगना के बीच एक और इकाई बनाई गई, चकला जिसे कहा गया, इसकी स्थापना की गई। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की जितनी भी भूमि थी वो 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला क्या था? खालसा भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जो खालसा भूमि थी वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती थी। जागीर भूमि तो ये तनख्वाह के बदले दी जाती थी। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? जागीर भूमि कहलाती थी। सयूरगल या मदद-ए-मास, तो ये सयूरगल या मदद-ए-मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी, इसे मिल्क भी कहा जाता था। सयूरगल या मदद-ए-मास, अनुदान में दी जाने वाली जो लगानहीन भूमि थी उसे सयूरगल या मदद-ए-मास भी कहा जाता था, और साथ ही मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया, क्योंकि हुमायूं के बाद बीच का भी शेरशाह ने भी कुछ समय शासन किया दिल्ली पर, तो उस समय इसके द्वारा जो एक पद्धति अपनाई गई भू राजस्व हेतु राई नाम की पद्धति, इसका उपयोग अकबर के द्वारा भी किया गया। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। करोड़ी का क्या काम होता था? अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना। और 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा दहसाला नामक एक नवीन कर प्रणाली या टैक्स प्रणाली प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस जो दहसाला नवीन कर प्रणाली थी, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पोलज, इसे नियमित रूप से खेती होती थी। ये जो पोलज भूमि थी इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, और वो भी वर्ष में 2 बार फसल ली जाती थी। परती, तो इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। जो परती भूमि होती थी उस पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर भूमि जो होती थी इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। चाचर भूमि पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। बंजर भूमि में यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। ये जो बंजर भूमि थी ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। बंजर भूमि खेती योग्य भूमि नहीं थी और ना ही इस पर कोई लगान वसूला जाता था। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल के द्वारा खालसा भूमि, जिस पर बादशाह का अधिकार होता था, भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां होती थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। ये जो कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, इसमें एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया। औरंगजेब के द्वारा अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया गया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया गया। भू राजस्व की जो राशि थी उसको उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में
कृषक कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित थे। पहले जो प्रकार था वो था खुद काश्त का। खुद काश्त ये ऐसे किसान होते थे जो उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। खुद काश्त ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही काश्त ये दूसरे गांव जाकर के कृषि कार्य करते थे। खुद काश्त उसी गांव में रह कर के खेती करते थे। पाही काश्त ये दूसरे गांव जाकर के कृषि कार्य करते थे। मुजारियन तो ये खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। जो खुद काश्त कृषक थे उनकी भूमि किराए पर लेकर के उसमें कृषि कार्य करते थे। कौन? मुजारियन। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मुगल काल में रुपयों की जो सबसे अधिक ढलाई हुई वो औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। जो आना सिक्का चलता था उसका प्रचलन शाहजहाँ था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहाँ का नाम भी अंकित करवाया। यानी जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ में अपना और नूरजहाँ का नाम भी अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। जो सबसे बड़ा सिक्का था वो संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सोने का जो सबसे प्रचलित सिक्का था वो कौन था? इलाही। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। जो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था क्या था? चांदी का रुपया। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। जो दैनिक डेली का लेन देन होता था उसके लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपये में कितने दाम? 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। मुगल काल में मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी ये पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, जिनके पास 10 से 500 तक मनसब होते थे वो मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहे जाते थे। जो 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करते थे उन्हें उमरा एवं 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जो जात शब्द यूज होता था उस समय, इससे व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता है। सवार पद से किसका? घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। यानी अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। इस प्रकार आज हमने मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा अपने परिचितों को शेयर भी कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।